Hello students, this is Rajat Ahuja, your physics mentor. Welcome to the YouTube channel of Sky Kota Academy. तो जैसे कि अब तक हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था गॉस लॉ क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बाद हम लोगों ने गॉस लॉ का टॉपिक किया था। अब हम आ चुके हैं इस चैप्टर के लास्ट पड़ाव में, जहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली जो एप्लीकेशंस हम लोग डिस्कस करेंगे वो उसमें से पहला एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इन्फाइनाइटली लॉन्ग वायर। इसके बाद जो एप्लीकेशन हम डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज प्लेन शीट, और नेक्स्ट लेक्चर में जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू थिन स्फेरिकल सेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। हम लोग क्या करेंगे, गॉस लॉ का ही यूज करने वाले हैं। अगेन मैं गॉस लॉ को आपको रिकॉल करवा रहा हूँ। गॉस लॉ में मैंने आपको एक स्टेटमेंट बार बार बोला था, गॉस लॉ के जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे वो क्या रहेंगे, फ्लक्स निकालो, चार्ज निकालो। तो पूरा जो गॉस लॉ है वो वहीं पे रिवॉल्व करता है। इवन जो गॉस लॉ का एप्लीकेशन है वो भी वहीं रिवॉल्व करता है कि आपको पहले क्या करना पड़ेगा, फ्लक्स निकालना पड़ेगा, फिर उससे चार्ज निकालना पड़ेगा। बट यहाँ पे हम फ्लक्स निकालना, चार्ज निकालने वाले लॉजिक के अलावा इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने वाले हैं। ठीक है, तो मोर और लेस कंसेप्ट वही है, लास्ट में आपको गॉस लॉ ही अप्लाई करना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इन्फाइनाइटली लॉन्ग वायर। तो अगर हम लॉन्ग वायर की बात करते हैं तो सबसे पहले हम कंसिडर कर लेते हैं एक इन्फाइनाइटली लॉन्ग वायर। ठीक है, एक थिन लॉन्ग वायर हम कंसिडर करते हैं, से दिस इज ए इन्फाइनाइटली लॉन्ग वायर, और ये जो लॉन्ग वायर है ये कंप्लीटली चार्ज्ड है। ठीक है, ये लॉन्ग वायर जो है वो कंप्लीटली चार्ज्ड है, थिन लॉन्ग वायर है, तो मैं मान लेता हूं ये कंप्लीटली चार्ज्ड है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। तो पहली बात तो मैंने एक लॉन्ग वायर कंसिडर किया और वायर थिन है, तो आपको याद करो मैंने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग तीन टाइप के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं। जो थिन चीजें होती हैं वहां पे कौन सा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जनरली एप्लीकेबल होता है, तो आपको नेचुरली ये वाला जो थिन लॉन्ग वायर की बात कर रहे हैं, तो मैं अज्यूम कर लेता हूं कि इस पर्टिकुलर थिन लॉन्ग वायर का लीनियर चार्ज डेंसिटी कितना है, लैम्डा है। और क्या होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी, अगर आपको याद होगा, लीनियर चार्ज डेंसिटी इज नथिंग बट Q बाई L, दैट इज चार्ज पर यूनिट लेंथ। यहां पे यही एप्लीकेबल होगा क्योंकि थिन लॉन्ग वायर है, तो मैं अज्यूम करता हूं कि इसका जो लीनियर चार्ज डेंसिटी इस वायर का वो क्या है, लैम्डा। वैसे मैं लिखूंगा स्टेटमेंट, बट आप एक बार समझो। अब एक चीज बताओ, ये मैंने एक स्ट्रेट लॉन्ग वायर लिया है। ठीक है, ये स्ट्रेट लॉन्ग वायर के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसे जाएगी, तो अगर एक मैं सिंगल पॉजिटिव चार्ज के लिए अज्यूम करता हूं तो सिंगल पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे चारों तरफ जाती है। तो वैसे ही बहुत सारे क्या है, सीरीज ऑफ पॉजिटिव चार्ज हैं, तो उनके लिए भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरीके से निकलेगी। जस्ट अज्यूम करो ट्यूबलाइट क्या होती है, एक सिंगल रॉड होती है, उस रॉड से आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड, उससे लाइट निकल रही है, लाइट एमिट कर रही है। एक बल्ब को समझो और एक ट्यूबलाइट को समझो। बल्ब को आप एज्यूम कर लो एज ए पॉइंट चार्ज, तो उससे जो स्फेरिकल शेप में ऐसे ऑल डायरेक्शंस में क्या होता है, आपकी लाइट एमिट होती है। और ट्यूबलाइट में भी वही होता है, बट ट्यूबलाइट में काइंड ऑफ पूरा हर डायरेक्शन में ऐसे एमिट होती है ना। तो यही समझो कि यहां पे मैं एक ट्यूबलाइट की बात कर रहा हूं और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हर डायरेक्शन में एमिट हो रहा है। तो मान लो एक एक सिंगल पॉइंट चार्ज को मैं रेफरेंस लेते हुए चलूंगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरीके से हर डायरेक्शन में क्या हो रही होगी, ऐसे एमिट हो रही होगी। अगर मैं यहां पर मान लूं, अब मैं पूरे क्या बोलते हैं लाइन में दिखाऊंगा तो वो क्या होगा, एकदम हॉचपॉच दिखेगा, बट मैं आपको एंड्स पे दिखा देता हूं कि ये कौन है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे एमिट हो रही है। चलो एक मिडिल में दिखा देता हूं। ठीक है, तो इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वाली वायर से एमिट हो रही है। करना क्या है मेरे को करना यह है कि इस पर्टिकुलर चार्ज वायर के लिए किसी r डिस्टेंस पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, कितने डिस्टेंस पे, ये r डिस्टेंस जिसका पॉइंट P है, यहां पे मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो याद रखना, किसी भी गॉस लॉ के एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पे आपको सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा, आपको एक क्लोज सरफेस बनाना पड़ेगा। तो मेरे को P पॉइंट पे r डिस्टेंस पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो मेरे को P पॉइंट को सरकमफेरेंस में मानते हुए, r को रेडियस मानते हुए एक सरफेस यहां पे ड्रॉ करना पड़ेगा। तो ऐसा कौन सा गॉसियन सरफेस मैं यहां ड्रॉ करूं जहां से इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्मली एमिट आउट हो सके। तो आप अगर इमेजिन करेंगे ट्यूबलाइट को, तो ट्यूबलाइट से जब लाइट्स एमिट करेंगे तो आपको एक सिंपल इमेजिनेशन आपका कह रहा होगा कि एक सिलेंडर को हम रखेंगे, तो वो सिलेंडर क्या करेगा, उस ट्यूबलाइट की लाइट को एमिट आउट करने से रोक सकता है, यानी कि उसको कंप्लीटली एकोमोडेट कर सकता है।
तो मैं क्या करूंगा, इस पर्टिकुलर स्ट्रेट लॉन्ग चार्ज वायर के अराउंड एक इस आर रेडियस को मानते हुए, इस पी पॉइंट को लेते हुए एक स्फेरिकल नहीं सॉरी एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस लूंगा। पार्डन टू मी, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस में लिया कितने रेडियस का, आर रेडियस का। Why I have chosen cylindrical Gaussian surface? Because this is the surface which can accommodate all the electric field lines. ठीक है, तो मैंने क्या किया, ये spherical Gaussian surface ले लिया। अब मैं ये बताओ, spherical Gaussian surface मैंने ले लिया, इस spherical Gaussian surface में फर्दर अगर हम क्लासिफाई करें तो तीन टाइप के सरफेस होते हैं। दो हो गए ये हमारे टॉप एंड बॉटम, जिसको हम लोग सर्कुलर बेस बोलते हैं, और तीसरा होता है ये कर्व सरफेस। ठीक है, तो मैं मान लेता हूं ये जो टॉप और बॉटम वाले होते हैं, इसको मैं मान लेता हूं S1 सरफेस। थोड़ा सा मैं आपको डार्क कलर ले लेता हूं ताकि आपको विजिबल हो। ये वाला सरफेस हो गया S1 सरफेस, ये वाला सरफेस हो गया S2 सरफेस, और जो कर्व्ड सरफेस एरिया है इसको मैं ले लेता हूं S3 सरफेस। तो मैंने क्या किया, इस सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस, पहली बात तो ये जो मैंने सिलेंडर लिया है, इस सिलेंडर को हम क्या बोलते हैं, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस। क्यों लिया, क्योंकि आपको गॉस लॉ को अप्लाई करना था, और गॉस लॉ को अप्लाई करने के लिए आपको क्लोज सरफेस लेना जरूरी है, क्योंकि क्लोज सरफेस के लिए ही गॉस लॉ एप्लीकेबल है। तो मैंने जो सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस लिया है वो लिखा मैंने यहाँ पे। ठीक है, अब इसमें फर्दर तीन सरफेसेस है जहां से फ्लक्स पास हो सकता है। तो पहले बताओ फ्लक्स कैसे पास हो रहा है, कुछ इस तरीके से पास हो रहा है। तो अगर हम ध्यान दें, थोड़ा यहाँ पे ध्यान देना, क्योंकि यही ध्यान देने वाला फैक्टर है जो अपने को अभी समझना है। अभी अगर हम ध्यान दें कि यहाँ पे अगर टॉप सरफेस को लेता हूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हमारा वो राइटवर्ड और लेफ्टवर्ड जा रही है, यानी कि इन द एक्स डायरेक्शन। बट इस पर्टिकुलर S1 सरफेस का जो नॉर्मल होगा वो किधर जाएगा, अपवर्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जा रही है, राइटवर्ड। तो दोनों में एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री। ऑन दी अदर हैंड बॉटम साथ में भी ऐसा होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपका राइटवर्ड है, नॉर्मल टू द सरफेस, एरिया वेक्टर विल बी डाउनवर्ड, एंड अगेन एंगल बनेगा 90 डिग्री। अब आते हैं लास्ट पे, ये सरफेस, कर्व्ड सरफेस एरिया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करें कि आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर ही जा रही है, और इस कर्व्ड सरफेस एरिया का नॉर्मल भी इधर ही जा रहा है। तो यहां पे जो एंगल बन रहा है थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो थोड़ा कॉमन सेंस आपका काम करना स्टार्ट कर दिया होगा। अगर मेरे को टोटल फ्लक्स निकालना है यहाँ पे, ठीक है, अगर मैं टोटल फ्लक्स निकालना चाहूं, ठीक है, थोड़ा ज्ञान लिखना है तो लिख देते हैं अपन कि कंसिडर अ infinitely long wire having linear charge density lambda coulomb per meter. ठीक है, now the electric field is uniformly distributed around a wire. We wish to calculate electric field at point P. Draw a cylindrical Gaussian surface. तो इतना हम लिख देते हैं जो हम लोग अभी तक किया है। अब मैं आपसे एक चीज और बोलूंगा कि ये जो हम लोगों ने जितना किया है इसको थोड़ा सा मैं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए जूम आउट भी कर लेता हूं। होपफुली आपको विजिबल होगा। अब मैं क्या करने वाला हूं, यहां पे थोड़ा सा फ्लक्स का लिखने वाला हूं कि व्हाट विल बी द टोटल फ्लक्स। Total flux will be nothing but flux through surface 1, flux through surface 2 and flux through surface 3। तो अगर हम बात करें surface 1 की, surface 1 में क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द नॉर्मल वेक्टर, एरिया वेक्टर, यानी कि थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो कैन आई से दैट फ्लक्स थ्रू surface S1 is 0। Similarly in the S2 surface also electric field is perpendicular to area vector, and again theta is equal to 90 degree, so flux through S2 surface is also 0। On the other hand, अब मैं बात करता हूँ surface 3 पे, कौन से कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करता हूँ। तो कर्व्ड सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड इज पैरेलल टू द एरिया वेक्टर,
theta is equal to 0 degree. So what will be the flux through S3 surface? It will be nothing but EA cos 0. What is E? E. What is area, curved surface area of a cylinder? So it will be, से assume करता हूँ कि ये जो आपने गॉसियन सरफेस लिया है, गॉसियन सरफेस सिलेंडर लिया है, इसकी लेंथ L है, ठीक है. सो व्हाट विल बी द कर्व्ड सरफेस, इसको यूज आगे नहीं होगा, देखना वो कट जाएगा, बट स्टिल व्हाट इज द कर्व्ड सरफेस एरिया? इट विल बी 2 पाई RL इंटू cos 0. तो ये आपका आ गया फ्लक्स थ्रू द सरफेस 3. सो व्हाट विल बी द टोटल फ्लक्स? इट विल बी नथिंग बट 0 प्लस E इंटू 2 पाई RL. So what will be the total flux here? E into 2 pi RL. ठीक है, टेक इट एज इक्वेशन नंबर 1. अब हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में हमने फ्लक्स निकाल लिया, अब हम अप्लाई कर देंगे गॉस लॉ. सो बाय गॉस लॉ, व्हाट इज द एक्सप्रेशन फॉर द गॉस लॉ? फाई इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट. तो इक्वेशन 1 को यूज कर लेंगे, यूज 1. तो क्या आ जाएगा? इट विल बी E इंटू 2 पाई RL इज इक्वल टू Q की जगह में मैं यहाँ पे मैं पुट किया था ना लैम्डा, आपको लिखा था यहाँ पे मैं लैम्डा इज इक्वल टू Q अपॉन L. सो व्हाट विल बी Q? लैम्डा इंटू L. तो इंस्टेड ऑफ Q आई विल सब्स्टिट्यूट लैम्डा इंटू L. यहाँ पे लिख भी देता हूँ Q इज इक्वल टू लैम्डा इंटू L अपॉन एप्सिलॉन नॉट. तो ये L कैंसर हो जाएगा. तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फाइनल एक्सप्रेशन निकल के आएगा, क्या आएगा? वो लैम्डा अपॉन 2 पाई R एप्सिलॉन नॉट. तो ये हमारा जो है वो आया एक्सप्रेशन किसका? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर. मतलब किसी भी लॉन्ग वायर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन ये होगा लैम्डा अपॉन 2 पाई R एप्सिलॉन नॉट. एक इसमें इंपॉर्टेंट बात है जो समझने वाली है, वो ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R. इसका मतलब ये है कि व्हेन यू गो फार्दर अवे फ्रॉम द वायर, पहले ये आपने चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया. अब मैं थोड़ा सा क्या कर रहा हूं, इसको आगे ऊपर लेके जा रहा हूं वापस से, ताकि मैं आपको रिलेट कर पाऊं कि मैं बताना क्या चाह रहा हूं. कि मैंने जो लिखा है ना अभी लास्ट में लाइन, ये आप देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R. इसका मतलब ये है कि अगर मैं इस चार्ज्ड वायर से दूर जाऊंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होगी, और मैं इस चार्ज वायर के पास आऊंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होगी. यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड करती है डिस्टेंस फ्रॉम द वायर. तो आप चाहो तो इसका टोटल स्क्रीनशॉट ले सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर का. एंड होपफुली ये आपको डेरिवेशन बहुत इजीली समझ आया होगा. ज्यादा कुछ है नहीं इसमें, सिंपल सा लॉजिक हमको समझना है, फ्लक्स कैलकुलेशन आना चाहिए, दैट्स इट. तो क्या हम मूव करें नेक्स्ट एप्लीकेशन में? मूव करते हैं सेकंड एप्लीकेशन में, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज प्लेन शीट. तो यहां पे मैं क्या करता हूं, एक चार्ज प्लेन शीट कंसीडर करता हूं. तो उसके लिए मैं कंसीडर करता हूं दिस इज अ प्लेन शीट. क्या है ये? एक प्लेन शीट है जो कंप्लीटली चार्ज्ड है. अब मैंने आपको बताया था कि शीट वगैरह होता है तो वो 2D फिगर हो जाता है. शीट हो गया, लैमिना हो गया, तो उसका जनरली हम लोग क्या लेते हैं? सरफेस चार्ज डेंसिटी. तो मैं अज्यूम कर लेता हूं सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ दिस प्लेन शीट is nothing but denoted by sigma, and you all know that sigma is nothing but Q upon surface area. The total surface area of the surface is S. So what will be the Q then? It will be sigma into S. इसको आप ध्यान में रखना, ये आगे भी यूज होगा. चाहो तो उसको रेड से ले लो, ज्यादा बेटर है, आपको याद रहेगा. अब आपको अगला क्वेश्चन ये है कि ये चार्ज प्लेन शीट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे जाएगी. तो वो राइटवर्ड्स भी जाएगी और लेफ्टवर्ड्स भी जाएगी. तो मैं एज्यूम कर लेता हूं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं इस चार्ज प्लेन शीट के लिए ऐसे राइट भी जाएगी और लेफ्ट भी जाएगी. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपकी हर तरफ जा रही है, ठीक है. दिस येलो लाइंस, पैरेलल लाइंस एक्चुअली डिनोट द इलेक्ट्रिक फील्ड व्हिच इज इमिटिंग आउट ऑफ द प्लेन शीट. अब अगेन मेरे को ये समझना पड़ेगा कि मैं ऐसा क्या कंसीडर करूं, ऐसा क्या करूं कि अब मैं कैलकुलेट कर सकूं इलेक्ट्रिक फील्ड. तो आपको पता है गॉस लॉ अप्लाई करना है. गॉस लॉ अप्लाई करने के लिए क्लोज सरफेस चाहिए. तो अगेन मेरे को यहाँ पे क्लोज सरफेस एज्यूम करना पड़ेगा. मेक श्योर क्लोज सरफेस आप कुछ भी ले सकते हो, क्यूब, क्यूबाइड, सिलेंडर, व्हाटएवर. तो आपके रेफरेंस बुक में जनरली यहाँ पे लिया गया है एक सिलेंडर लिया है जो कि स्लैंटेड है, मतलब वो हॉरिजॉन्टली रखा हुआ है. तो वैसा ही सिलेंडर में यहाँ पे एक एज्यूम कर लेता हूँ. से दिस इज अ सिलेंडर, दिस इज अ सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस, कहना इसे, हाँ ना. ये जो मैंने यहाँ पे गॉसियन सरफेस कंसिडर किया वो कौन सा है? सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस
ताकि मैं फ्लक्स कैलकुलेट कर सकूं, क्योंकि मेरे को पता है फ्लक्स कैलकुलेशन और गॉस लॉ को अप्लाई करने के लिए क्लोज सरफेस चाहिए। मैं एक और चीज एज्यूम कर लेता हूं कि ये सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस तो है ही, है ना, ये मेरा हो गया क्या, ये मेरा सरफेस ये एरिया, इसको ए ले लेता हूं, इधर वाले का सरफेस को भी मैं ए ले लेता हूं। अगर ए ले रहे हो इधर भी ए ले लो, इधर भी ए ले लो, ठीक है, और यहां पर भी फिर आपको ए लेना पड़ेगा ताकि यूनिफॉर्म रहे। सेम चीज है, एस लो ए लो, सरफेस एरिया बोथ आर सेम, तो मैंने दोनों साइड का एरिया ए ले लिया। अब बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपकी कैसे पास हो रही थी, अभी देखे थे आप, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपकी ऐसे पास हो रही थी और इस पर्टिकुलर सिलेंडर का नॉर्मल भी इधर ही जाएगा, तो मैं इसको मान लेता हूं से दिस इज S1, जैसे पहले लिया था, दिस इज S2, तो इस S2 सरफेस में दोनों में एंगल कितना बन रहा है, 0 डिग्री। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस राइट किधर जाएगी, लेफ्टवर्ड, नॉर्मल भी इधर ही जाएगा, तो अगेन एंगल विल बी योर 0 डिग्री। अब आता है बात यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपका कर्व्ड सरफेस के लिए देखा जाए, विच इज सरफेस 3, तो ये जा रही है राइटवर्ड, बट नॉर्मल टू द सरफेस विल बी अपवर्ड, सो कितना एंगल बन रहा है, 90 डिग्री। तो आपको एक चीज देख के समझ आ गया होगा पिछले वाले डेरिवेशन को कि यहाँ पे जो दोनों सर्कुलर सरफेसेस है वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं फ्लक्स को, ना कि कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है। तो जब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं कि यहाँ पे अगर मेरे को क्या करना है, यहाँ पे अगर मैं डायरेक्टली लिखूं फ्लक्स कैलकुलेशन की बात करूं, तो व्हाट विल बी द टोटल फ्लक्स विल थ्रू द सरफेस 1 प्लस फ्लक्स थ्रू द सरफेस 2 प्लस फ्लक्स थ्रू द सरफेस 3। तो अगर मैं सरफेस 1 की बात करूं तो सरफेस 1 जो है, यहाँ पे सरफेस 1 के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो पैरेलल है एरिया वेक्टर के, है ना, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, तो व्हाट विल बी द फ्लक्स थ्रू सरफेस 1, EA cos 0, यानी कि इट विल बी EA। What will be the flux through surface 2? Again, E is parallel to AA. Then theta again is equal to 0 degree. So what will be the flux through surface 2? Again, it will be EA cos 0. Then again, it will be EA. Then what will be the flux through surface 3? That E is perpendicular to area vector. Then theta is equal to 90 degree. Then flux through surface 3 will be nothing but EA cos 90. And you all know that cos 90 is 0. मतलब यहाँ पे उल्टा हो रहा है, कर्व्ड सरफेस एरिया नहीं कंट्रीब्यूट कर रहा है फ्लक्स के लिए, और जो आपके सर्कुलर एरियाज हैं वो कंट्रीब्यूट कर रहा है फ्लक्स के लिए। तो व्हाट विल बी द टोटल फ्लक्स देन, थोड़ा सा मैं जूम आउट कर देता हूं ताकि आपको दिखते रहे। सो व्हाट विल बी द टोटल फ्लक्स हियर, टोटल फ्लक्स फ्लाई विल बी नथिंग बट, ये तीनों का श्रम, तो ये हो जाएगा EA प्लस 0। सो कैन आई से दैट दिस इज नथिंग बट 2 टाइम्स ऑफ EA, A को A ही रहने दो, दिस विल बी अ फ्लक्स, टेक इट एज इक्वेशन नंबर 1। अब आगे का लॉजिक आपको पता ही है, क्या करोगे, हम गॉस लॉ लगाओगे, क्योंकि गॉस लॉ का एप्लीकेशन है। गॉस लॉ लगाओगे, गॉस लॉ कहता है फाई इज इक्वल टू होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आप फाई की जगह में पुट कर दोगे 2EA, क्योंकि मैं यूज कर रहा हूं इक्वेशन नंबर 1, और यहां पे Q की जगह में मैं क्या डाल दूंगा, सिग्मा इंटू A अपॉन एप्सिलॉन नॉट। A से A को कैंसिल कर दूंगा, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन निकल के आएगा वो आएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये हमारा फाइनल कैलकुलेशन है, फाइनल वैल्यू है इलेक्ट्रिक फील्ड का ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज प्लेन शीट। तो यहां पे इस फॉर्मूले को ध्यान से देखो, ये वाला जो फॉर्मूला आपका निकला है, फाइनल जो फॉर्मूला निकला है, लेट मी जूम आउट ताकि आप स्क्रीनशॉट भी ले सको इसका आराम से। सॉरी, थोड़ा सा ज्यादा जूम आउट हो गया आई गेस। हाँ, नाउ आई गेस इट्स विजिबल टू एवरीवन, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। एक अच्छी चीज नोटिस करने वाली है कि यहाँ पे ये जो फॉर्मूला है इसमें कहीं पर भी डिनोमिनेटर में आर है क्या, यानी कि डज नॉट डिपेंड अपॉन द आर। सो यहाँ पे आप एक पॉइंट लिख सकते हो कि E इज इंडिपेंडेंट ऑफ आर, ये पूछता है एग्जाम में। मतलब अगर मैं चार्ज प्लेन शीट से चाहे राइटवर्ड जाऊं चाहे लेफ्टवर्ड जाऊं, कितना भी डिस्टेंस पे जाऊं, आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सेम रहेगा, इट विल नॉट चेंज। चाहे किसी भी पॉइंट पे जाओ, दूर जाऊं पास जाऊं, तो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द आर। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये हमारा फ्लक्स क्या निकल के आया, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या निकल के आया, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट फॉर यूनिफॉर्मली चार्ज प्लेन शीट। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या निकल के आया, किसके लिए, इन्फिनिटली लॉन्ग वायर के लिए, लैम्डा अपॉन 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट, जो कि डिपेंड करता था आर के ऊपर। तो आज हमने इन टोटल गॉस लॉ के 2 एप्लीकेशंस किए। मैं ये एज्यूम कर सकता हूं कि ये दोनों टॉपिक आपको अच्छे से समझ आए होंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्लास में
एक और जोरदार हम लोग डेरिवेशन करने वाले हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू थिन स्फेरिकल शेल। उसके भी 3 केसेस डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।